तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिकी की कौन कौन सी शाखाएं हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स, गति मतलब स्पीड, बल फोर्स है ना, ऊर्जा एनर्जी, संवेग मतलब कि मोमेंटम, ये जो है यांत्रिकी। उसके बाद ऊष्मा यानी कि हीट में हम पढ़ने वाले हैं तापमान मतलब टेम्परेचर को, ऊष्मा को और ऊष्मा गतिकी को। ठीक है जी। प्रकाशिकी में मतलब ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ध्वनिकी मतलब कि साउंड में पढ़ेंगे तरंग, पिच, तीव्रता। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर विद्युत और चुंबकत्व में हम आ जाएंगे मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। उसके बाद आधुनिक भौतिकी मतलब मॉडर्न फिजिक्स में परमाणु के बारे में, नाभिक और रेडियोधर्मिता के बारे में हम जानेंगे। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मापन की इकाइयां कौन कौन सी हैं, जो कि मूलभूत इकाइयां हैं। तो टोटल मूलभूत जो इकाइयां हैं फिजिक्स में वो टोटल कितने हैं, 7। और ये कौन कौन से हैं, तो जैसे कि लंबाई, लंबाई मतलब कि लेंथ, इसका जो एसआई मात्रक है वो है मीटर। द्रव्यमान मतलब कि मास, इसका जो एसआई मात्रक है वो है किलोग्राम। ठीक है, एक एक बात ध्यान देना। समय टाइम का एसआई मात्रक क्या है, तो सेकंड है। विद्युत धारा मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट, इसका एसआई मात्रक है एम्पियर। तापमान मतलब कि टेम्परेचर, इसका एसआई मात्रक है केल्विन। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसका क्या होगा एसआई मात्रक, तो आप बोलेंगे मोल, पदार्थ की मात्रा। उसके बाद प्रकाश की तीव्रता, इसका जो एसआई मात्रक है वो होता है कैंडेला। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। चलिए अगर आपको इंग्लिश समझ में ना है तो वो भी बता देता हूं मैं। अमाउंट ऑफ मैटर्स मतलब कि पदार्थ की मात्रा, और प्रकाश की तीव्रता को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब कुछ अन्य इकाइयां होती है जैसे कि घनत्व, इसका घनत्व बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान बटा आयतन, मतलब कि द्रव्यमान बटा आयतन जो है वो किसका, तो घनत्व यानी डेंसिटी हम निकालते हैं। वेग अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो विस्थापन बटा समय। अच्छा ये विस्थापन क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। मान के चलिए कि आप अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो। ठीक है, आप अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, इस तरह से रास्ता है ऐसे, और यहाँ पे उसकी घर है। ठीक है, यहाँ पे आप उसको क्या किए, यहाँ पे जाकर के मिले। तो ये जो टोटल जो आपने चला, ये टोटल आपका क्या है, तो डिस्टेंस है। ये क्या है, तो टोटल जो डिस्टेंस है जो कि आपने कवर किया है। लेकिन अगर हम इसका विस्थापन अगर देखें, डिस्प्लेसमेंट, तो ये यहाँ से यहाँ जो कि शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए बिल्कुल नहीं होगा। त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, तो वेग में परिवर्तन बटा समय। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो वही तो है एक्सेलरेशन, और तो कुछ नहीं है ना, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। आगे आइए, देखिए तो दिशा और परिमाण के आधार पर अगर हम देखें तो दो तरह की राशियां हैं। एक तो अदिश राशि जिसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और एक होता है सदिश राशि जिसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि दिशा तो आपको समझ में आता है, जैसे कि एक तीर बना हुआ है, इसका हेड मान के चलो कि अगर पूरब की ओर है तो ये इसका क्या है, दिशा। लेकिन जो परिमाण होता है वो सिर्फ मात्रा को बताता है कि यहां से यहां तक जो है वो क्या कितना डिस्टेंस है, इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं होता है, दिशा से मतलब नहीं होता है। मतलब कि अगर हम किसी भी भौतिक राशि के कितना होने की बात करें कि कितना है, तो उसी को हम बोलते हैं परिमाण। ठीक है, जैसे और ये अदिश में भी हो सकता है, सदिश में भी हो सकता है। सबसे पहले देखें तो अदिश राशि क्या है, तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि दूरी, आप मान के चलो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया, आप पूरब में जाओ पश्चिम में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दूरी तो उतना ही होगा ना भाई, उसको इससे कोई मतलब नहीं। चाल, समय, शक्ति, है ना, इंग्लिश में बताता चलता हूं। डिस्टेंस, चाल मतलब स्पीड, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टाइम। पावर, विद्युत धारा को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। आवेश को बोलेंगे चार्ज, और ऊर्जा को बोलेंगे एनर्जी। सदिश राशियां कौन कौन सी हैं, जिसमें कि क्या क्या हो, तो परिमाण भी हो और दिशा भी हो। परिमाण भी होना चाहिए, साथ ही के साथ उसमें दिशा भी होनी चाहिए। जैसे कि विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेग वेलोसिटी, त्वरण एक्सेलरेशन, बल फोर्स, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक एरिया भी आप इसको बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए गति के नियम हम आप जानते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि न्यूटन जो है वो 1687 ईस्वी में 3 प्रकार के नियम दिए। वो अपनी पुस्तक था उनकी, एक प्रिंसिपिया उसका नाम था पुस्तक का। तो 3 नियम है। सबसे पहले तो प्रथम नियम
इसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया इससे प्राप्त होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम बल की परिभाषा हमें मिलती है, क्या मिलती है? बल का परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा प्राप्त होती है। जबकि दूसरा जो नियम है उससे हमें व्यंजक प्राप्त होता है, किसका? बल का। बल का व्यंजक प्राप्त होता है, मतलब कि फादर इज इक्वल टू माँ, फादर इज इक्वल टू माँ, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ का मतलब हो गया फोर्स, एम का मतलब हो गया मास मतलब द्रव्यमान, और ए का मतलब हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है जी, याद रखना है। प्रथम नियम क्या बोलता है? तो प्रथम नियम बोलता है कि कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी, या फिर अगर वो चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स उस पर ना लगाया जाए। अगर मान के चलो कि एक बॉल है, फुटबॉल, अगर वो ऐसे रखा हुआ है तो वो रखी ही रह जाएगी जब तक कि उस पर हम कोई फोर्स ना लगाएं। अगर कोई गाड़ी है, मान के चलो कि आप एक 4 व्हीलर चला रहे हैं और वो चल रही है अपनी गति में, तो उसको भी रोकने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा, है ना। ब्रेक इसीलिए होता है ना भाई, अगर हम बल नहीं लगाएंगे तो वो भी चलती ही जाएगी। ठीक है, चलिए, तो प्रथम गति नियम ये बोलता है। इसके कुछ उदाहरण भी पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम इसका कुछ उदाहरण हम आपके सामने पेश करते हैं। जैसे कि हाँ, कंबल को आप क्या करो कि हाथ में ले लो और उसको डंडे से पीटो, उसमें जो भी डस्ट वगैरह होंगे वो बाहर निकलने लग जाती है। तो ये जो है जड़त्व के नियम का ही उदाहरण है, मतलब कि न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण है। कंबल को हम हाथ से पकड़कर क्या करेंगे? डंडे से पीटेंगे। या फिर मान के चलो कि आपके बाइक पे जो है वो पीछे कोई बैठी हुई है, ठीक है, बैठी हुई है आपके बाइक पे, आप क्या किए कि एक्सेलरेटर दिए और उसके बाद क्लच को छोड़ दिया और एकाएक बढ़ा दिया। एकाएक बढ़ाए तो क्या होगा? क्या होगा? वो तो पीछे की ओर गिरेगी। कहाँ गिरेगी? पीछे की ओर गिरेगी। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। आगे चलिए, द्वितीय नियम क्या बोलता है? F बराबर एम ए, यानी कि फादर इज इक्वल टू माँ। बल का व्यंजक प्राप्त होता है। जैसे कि अब देखो, इधर से आ रहा है एक बॉल और ये खिलाड़ी है जो कि इसको कैच लेने के लिए बॉल के दिशा में ही हाथ को पीछे की ओर खींचेगा, बॉल की दिशा में हाथ को पीछे की ओर खींचेगा। तो ये न्यूटन के दूसरे गति का उदाहरण है। उसी तरीके से ये देखिए, अखाड़े के जो मैदान होते हैं ना, वहां पे डेली उसको क्या किया जाता है? कोड़ा जाता है ना, कुदाल से, उसको फावड़े से क्या किया जाता है? मिट्टी को क्या किया जाता है? जो कड़ी मिट्टी होती है उसको क्या किया जाता है? मुलायम बना दिया जाता है कोड़ करके। क्यों? ताकि इस पे खिलाड़ी गिरे तो उसको चोट ना लगे। तो ये भी दूसरे गति नियम का उदाहरण आप ले सकते हैं। तृतीय गति नियम में हम देखते हैं, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एक्शन रिएक्शन, है ना, एक्शन रिएक्शन। जैसे कि आपने किसी को आई लव यू बोला, बदले में आपने उसने क्या किया? एक थप्पड़ आपको जड़ दिया, है ना। अगर वो जड़ देती है तो एक्शन रिएक्शन फोर्स यही है। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए कि अगर बंदूक से जो गोली निकलती है तो बंदूक का झटका हमें पीछे की ओर धकेलता है, तो वो क्या है? एक्शन रिएक्शन फोर्स है। जो रॉकेट होती है वो क्या होता है? रॉकेट लॉन्चिंग के समय भी वो पीछे की ओर क्या करती है? धक्का देती है। तो ये भी क्या है? एक्शन रिएक्शन फोर्स है। आप एक चीज और याद रखना कि जो रॉकेट होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। संवेग संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये क्या है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है रॉकेट। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्य बराबर कार्य, शक्ति और ऊर्जा हम पहले देखते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन मतलब कहने का मतलब वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। कितना वर्क हुआ है वो मैंने तो आपको पहले ही बताया कि जो वर्क हुआ है ना, जो सीधे मान के चलो कि इस तरह से आपने क्या किया कि कोई कार्य यहां से यहां हुआ है, ये जो कार्य है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इससे मतलब है। ठीक है जी, कि कार्य कितना हुआ, हम तो इतना ही मानेंगे ना। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कि जो वेट लिफ्टर है वो 200 न्यूटन का जो भार है वो 2 मीटर तक उठा रहा है। कितने मीटर तक? 2 मीटर तक उठा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि इसने कार्य कितना किया है। ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? तो गतिज ऊर्जा। अच्छा, गतिज ऊर्जा कहने का मतलब है कि गति में कोई चीज हो, ठीक है। और गतिज ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एक सेकेंड, के काइनेटिक एनर्जी। और गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। m का मतलब मास और v का मतलब वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। उसी तरह से स्थितिज ऊर्जा,
यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मास इंटू ग्रेविटेशन इंटू हाइट। ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। ऊष्मा, ऊष्मा देखेंगे, ये भी क्या है, तो ऊर्जा के प्रकार है। प्रकाश ऊर्जा के प्रकार है, ध्वनि ऊर्जा के प्रकार है, हम सभी चीजें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण नियम में हम जाने तो ऊर्जा जो है वो ना तो उत्पन्न होती है और ना ही उसे कोई नष्ट कर सकता है, केवल उसका जो रूप है वो बदलता रहता है। जैसे कि आप मोटर को देख लो कि मोटर क्या करता है, कि मोटर जो है, ये मोटर क्या करेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में वो बदल सकता है, मतलब ऊर्जा के रूप चेंज हो सकते हैं। जैसे कि मोमबत्ती है, मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। समझ रहे हो बात। तो ये जो है ऊर्जा का रूपांतरण सिर्फ होता है, लेकिन उसका ना तो क्षय होता है और ना ही उत्पन्न होता है। ऊर्जा का मात्रा क्या है, तो जूल, कैलोरी या फिर अर्घ, ये तीनों जो हैं ये ऊर्जा के मात्रक हैं। मतलब कि ऊर्जा के ये मात्रक कौन कौन है, तीनों है, जूल भी है, कैलोरी भी है, अर्घ भी है। ठीक है, जूल भी है, कैलोरी भी है और अर्घ भी है। एक कैलोरी बराबर क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं, एक कैलोरी बराबर क्या होता है, तो 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल। और एक जूल बराबर कितना होता है, एक जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्घ। एक जूल बराबर क्या होता है, 10 के पावर 7 अर्घ। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी बार बार पूछा जा सकता है। अच्छा, शक्ति बराबर मतलब कि पावर बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। कार्य बटा समय कि आपने कार्य कितना किया। आपने अगर मान के चलो कि ये जो कार्य है, ये कार्य जैसे कि 200 न्यूटन कार्य किया, कितना किया, 200 न्यूटन इसका कार्य है। समय कितना है, तो समय जो भी इसका लगा, मान के चलो कि ये 2 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड लगा। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इसका जो पावर है, इसको पावर कितना लगाना पड़ा होगा। ठीक है, और पावर का जो मात्रक है वो क्या होता है, तो वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। आगे चलिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण देखते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो होता है, जिसको हम बड़ा जी है ना, ऐसे इसको हम एफ बराबर लिखेंगे। एफ बराबर क्या होता है, तो बड़ा वाला जी m1 करने का मतलब मास, पहला वाला मास और दूसरा वाला मास, इसको बटा करेंगे r²। ठीक है जी। छोटा वाला जो जी होता है उसका मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विषुवत पर जो है वो जी का मान न्यूनतम होता है, हम वहां से अगर आगे बढ़ेंगे तो कम होता जाएगा। ठीक है, पलायन वेग अगर देखें, पलायन वेग मान के चलो कि जिसको आपने आई लव यू बोला था, उसने एक थप्पड़ मार दिया था, मारा था ना, याद है आपको, एक थप्पड़ मारा था और वो चली गई थी। अब चली गई थी, उसको बाद में लगा कि यार मैंने बेकार ही मार दिया, मैंने मारा, उसने कुछ बोला भी नहीं, चलो चलता हूँ, देखता हूँ। तो वो आई और इस बार उसने आपको आई लव यू बोला। आई लव यू बोला तो आपको तो पहले से ही गुस्सा आ गया था। आपने क्या किया, मारा उसको एक थप्पड़ और उठाया उसको, कस के उसको फेंक दिया, है ना। क्या किया, उसको उठा करके फेंक दिया। तो फेंक दिया तो इतना आपने कितना फेंका, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आपने फेंक दिया। तो फेंक दिया तो वो फिर वापस आएगी ही नहीं, वो चली गई, है ना, वो अंतरिक्ष में चली गई, वापस नहीं आएगी, है ना, कि उसी को हम बोलते हैं पलायन वेग। उपग्रह का परिक्रमण जो समय होता है, मतलब स्थिर उपग्रह का, वो होता है 24 घंटे का। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जो सार्वत्रिक स्थिरांक होता है, जो हमने बताया कि जी इक्वल टू क्या होता है, एफ। अच्छा, ऐसे हम यहाँ पे समझेंगे कि जी, वहां पे हमने देखा था ना, जी मास 1 मास 2 बटा d², है ना। तो ये देखिए कि ये जो दो व्यक्ति है, यहाँ पे दो व्यक्ति है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है कितना, 60 मीटर का। और ये इसका विभार है 60 kg और इसका विभार है 60 kg का ही। तो अगर इस फार्मूले पे हम अगर इसको अगर फिक्स करें तो ये देखो 60 kg मास 1 है और मास 2 भी कितना है, 60 kg। डिस्टेंस कितना है, तो 60 का। तो 60² से ये दोनों 60 चला गया, यानी कि जो एफ है, जो बड़े वाले जी का मान है, वो क्या आएगा, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना कि बड़ा जी का मान ये होता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे आइए। तरल यांत्रिकी देखें तो घनत्व यानी डेंसिटी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। पृष्ठ तनाव हम किसे बोलते हैं, जो कि वर्षा का जो बूंद होता है वो गोल होता है। और एक चीज ध्यान रखना है, पृष्ठ तनाव जितना ज्यादा होगा, एरिया उतना ही ये कम छेकेगा। ठीक है, जिसका जितना ज्यादा पृष्ठ तनाव होगा, एरिया वो क्या करेगा, फैलेगा। जैसे कि आप गर्म सूप का आप उदाहरण ले सकते हो, गर्म सूप,
है ना। गर्म सूप जो होता है वो हमें स्वादिष्ट लगता है, क्यों? क्योंकि गर्म जैसे जैसे जो भी द्रव होता है ना, जो द्रव होता है, द्रव गर्म करने पर जो है इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। द्रव को अगर हम गर्म करें तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम हो जाता है। और यही जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो जो गर्म सूप है हमारे जीभ पे, मुंह में, सभी ओर फैल जाता है। फैल जाता है तो हमारी जो जिह्वा है वो उसकी स्वाद ले पाता है ना। तो इसलिए हमें गर्म सूप ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। वर्षा का जो बूंद है वो गोल होता है, किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है जी। आर्किमिडीज का सिद्धांत देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर बल बराबर होता है विस्थापित द्रव का भर। मतलब कि अगर ये कोई पोंड है, ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे जल भरा हुआ है, इसमें आप क्या कर रहे हो कि इसमें आप लकड़ी का एक टुकड़ा जो है वो आप डुबाने की कोशिश कर रहे हो इस तरह से। ठीक है, तो ये इसमें आपको कितना बल लगाना पड़ेगा, जितना कि ये जो इसकी जितना यहाँ से द्रव जो विस्थापित होगा, जो बाहर आएगा, उतना ही आपको बल लगाना पड़ेगा। ये बोलता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तैरने लगा और ये क्या हो रहा है, ये डूब चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप पतली सुई को अगर खड़े अगर डुबाते हैं तो वो डूब जाता है, जबकि एक जो मान के चलिए कि एक लकड़ी का गुट्ठा है उसको हम डुबाते हैं तो नहीं डूबता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो विस्थापित जो द्रव का जो भार है ना, जो विस्थापित जो द्रव का भार है वो जो लकड़ी का गुट्ठा है उससे ज्यादा था, इसलिए वो क्या हुआ, डूब नहीं पाया। पास्कल का नियम क्या बोलता है? तो द्रव में दाब जो है वो समान रूप से फैलता है। ठीक है जी। द्रव जो है उसमें दाब क्या होता है, समान रूप से फैलता है, सभी ओर फैलता है। आगे चलेंगे, उष्मा एवं उष्मा गतिकी देखते हैं। तो तापमान मापने के यंत्र हैं कौन कौन? सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट। भाई लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। तो तापमान मापने के यंत्र कौन कौन से हैं? तापमान कहने का मतलब हम टेम्परेचर को माप रहे हैं, किसको? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर मापने के यंत्र है सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट। जैसे कि आप देखते होंगे कोई कोई बोल देता है जल्दीबाजी में कि भाई मुझे 104 डिग्री बुखार आ गया था। भाई कैसे हो सकता है 104 डिग्री बुखार? वो फारेनहाइट में होता है। किस में होता है? फारेनहाइट। जिसकी फारेनहाइट जो पैमाना है उसका खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। ठीक है जी। अब अगर बात किया जाए कि सेल्सियस और फारेनहाइट का जो मान है वो कहाँ पे बराबर होता है, तो -40 डिग्री पे ये बराबर हो जाता है सेल्सियस और फारेनहाइट का मान। ये भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है। ऊष्मा अगर देखें तो ऊष्मा बराबर होता है द्रव्यमान गुने विशिष्ट ऊष्मा गुने डेल्टा टी। ये आप ध्यान रखना। ऊष्मा संचार, अच्छा, विशिष्ट ऊष्मा किसको हम बोलते हैं? जैसे कि आप समोसा खाओ, समोसे में अंदर में क्या होता है? आलू होता है भरा हुआ। अगर वो गर्म है ना तो इतना मतलब ऊपर से लगेगा ठंडा, जब वो अंदर जाता है ना तो जीभ पे जब वो तोड़ेंगे आप आलू को, है ना, तो वो बहुत ज्यादा जलता है। उसमें विशिष्ट ऊष्मा काफी ज्यादा होता है ना। विशिष्ट ऊष्मा काफी ज्यादा होता है, लैटेंट हीट उसको बोलते हैं। ऊष्मा संचारण के तरीके देखें तो चालन, जैसे कि कोई ठोस है, कोई ठोस रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने आग लगा दिया और इसको क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। हमको बनाने नहीं आ रहा, आप समझना, आग लगा दिया, इसको हमने गर्म किया। गर्म तो यहाँ कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ तक भी ये ऊष्मा आ जाता है किसके माध्यम से, तो चालन के माध्यम से। ठीक है जी। मतलब कि ठोस में जो ऊर्जा का ऊष्मा का जो संचारण है वो चालन के माध्यम से होता है। अगर हम संवहन की अगर बात करें तो संवहन, जैसे कि जल है, जल में जैसे कि आप कोई भी ऐसे मान के चलो कि जल ऐसे गर्म करने के लिए आपने इसमें जल भर के रख दिया, तो आग तो आपने सिर्फ यहाँ पे लगाया है, आग तो यहाँ पे लगाया ना, आग यहाँ पे लगाए तो यहाँ पे जल गर्म होना चाहिए, लेकिन जल जो है वो पूरा ऊपर तक गर्म हो जाता है। ये संवहन के माध्यम से होता है। ठीक है। विकिरण, विकिरण में कोई माध्यम की इसको आवश्यकता नहीं होता है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम अगर हम देखें तो ऊर्जा संरक्षण को परिभाषित करता है। ये ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम होता है ये किसको, तो ऊर्जा संरक्षण को ये परिभाषित करता है। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम की बात करें तो ऊष्मा जो है स्वतः शीतल से उष्ण में नहीं जाती। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इधर जो है वो कोल्ड आयरन रखा हुआ है और इधर हॉट आयरन रखा हुआ है। अगर हम देखें कि ऊष्मा जो है वो कैसे प्रसारित होगी, तो ये कभी भी हॉट से कोल्ड से हॉट की ओर नहीं आएगी, मतलब ठंडा से गर्म की ओर नहीं आएगा। ये कैसे जाएगा, तो हॉट से कोल्ड की ओर जाएगा। मतलब कि गर्म जो ज्यादा होगा और जो ठंडा होगा, मतलब गर्म वाला से वो ठंडे की ओर जो है वो हीट का क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, इसको समझना। आगे चलें, ध्वनि की बात करें तो ध्वनि जो है, ध्वनि तरंगे यांत्रिकी तरंगे हैं, ये आप पहले ध्यान रखेंगे। अच्छा, अनुदैर्ध्य भी आप याद रखना, अनुदैर्ध्य,
अनुदैर्ध्य तरंग है। ये ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। निर्वात में जो है वो ध्वनि नहीं फैलती है। जैसे कि चांद पे अब अगर जाएं तो चांद पे क्या है, वायुमंडल तो है नहीं, तो वहां पे अगर आप बात करोगे एक दूसरे से ना, तो क्या होगा, आपकी बात जो है दूसरे को सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ध्वनि को निर्वात चलने के लिए क्या जरूरी है, माध्यम की जरूरत होती है, और वहां पे कोई माध्यम नहीं है। लेकिन अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता क्या है, नहीं चाहिए। इसको माध्यम नहीं भी है तो भी प्रकाश गमन कर सकती है, और प्रकाश का जो चाल है वो निर्वात में ही सबसे ज्यादा होता है। जबकि अगर हम देखें ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल हवा में सबसे अधिक होता है, 343 मीटर पर सेकंड, 20 डिग्री सेल्सियस पर मैं यह बात कर रहा हूँ, ठीक है, 332 मत समझना। ये जब ये अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए तब ये 332 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो जाता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे बात किया जाए तो 343, 25 डिग्री पे ये लगभग 346 मीटर पर सेकंड पहुंच जाता है। पिच की अगर बात करें, किसकी, पिच मतलब कि तारत्व, क्या, तारत्व, ये जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। पिच मतलब कि किसका आवाज जो है वो कितना सुरीला है वगैरह ये चीजें। तीव्रता की बात करें तो ये आयाम पर निर्भर करता है। और ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है, कौन कौन, श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य और प्रश्रव्य। श्रव्य तरंगे कौन होती है, जो हम सुन पाते हैं, जो हम सुन पाते हैं, जैसे कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20 के भी कभी कभी लिख के देता है, ध्यान रखना। तो जो हम सुन पाते हैं वो क्या है, श्रव्य तरंगे हैं। अब श्रव्य तरंगे कौन कौन होती हैं, तो यहाँ पे देखिए, अब श्रव्य तरंगे कौन होती है, जो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, जो 20 हर्ट्ज से कम होता है ना, वो होता है अब श्रव्य तरंगे। इसको हम सुन नहीं सकते, लेकिन हाँ, जो कुत्ते वगैरह होते हैं ना वो सुन पाते हैं। जैसे कहीं पे अगर भूकंप वगैरह आती है तो पृथ्वी जो है अंदर से थोड़ी थोड़ी आवाज निकालती है, वो आवाज हम लोग नहीं सुन पाते, लेकिन कुत्ते वगैरह सुन लेते हैं। आपने देखा होगा गाँव में अगर कुत्ते भूकते हैं तो लोग बोलते हैं लगता है कुछ होने वाला है, कुत्ता भूक रहा है ना, तो ये समझना। पराश्रव्य तरंगे जो होती है ये अल्ट्रासोनिक होती है, और ये जो है जैसे कि श्रव्य क्या हुआ, 20 हर्ट्ज से नीचे, ये जो है अवश्रव्य है। श्रव्य क्या होता है, तो 20 से लेकर के 20,000 तक। और अगर 20,000 से ऊपर है, 20 के मैंने लिख दिया है, 20 के से अधिक अगर है तो उसको भी हम नहीं सुन सकते हैं, उसको भी हम नहीं सुन सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे है, तो जो एक्सरे वगैरह हम करते हैं ना, तो वहां पे पराश्रव्य तरंगे का प्रयोग किया जाता है। और ध्वनि तीव्रता को हम किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं, आप ध्यान रखना। ध्वनि की तीव्रता हम किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। चले आगे, आगे चलते हैं। अच्छा, प्रकाश की चाल निर्वात में जो है वो सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात में, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। परावर्तन के नियम की बात करें तो आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि आप इस तरह से समझो, मान के चलो कि ये क्या है, एक माध्यम है, यहां से अगर लाइट अगर यहाँ पे आई है, आपतित किरण है, आपतित किरण, तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा, जो परावर्तित किरण है, वो दोनों का मान क्या होगा, इक्वल होता है, ठीक है जी, दोनों का मान क्या होता है, इक्वल होता है, ये आप समझना। अपवर्तन का सॉरी परावर्तन का नियम क्या करता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। जबकि अपवर्तन नियम क्या बोलता है, अपवर्तन नियम जो है उसको हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो साइन आई बटा साइन आर, ठीक है, इसको हम म्यू में डिनोट करते हैं। किसमें, म्यू में डिनोट करते हैं, किसमें, म्यू, अब समझना, म्यू में डिनोट करते हैं। जैसे कि आप यहां से देखो कि ये क्या है, ये तो एक माध्यम है, ये माध्यम है, इसके ऊपर जो है वो विरल माध्यम है, और इसके नीचे जो है वो सघन माध्यम है, ठीक है। अगर यहां से कोई किरण अगर क्या हो रही है, आपतित किरण यहां से ऐसे आई, अब ये क्या हुआ कि इसको जाना तो ये था सीधे, लेकिन ये क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे मुड़ गया, क्या हो गया, थोड़ा सा ये मुड़ गया, सीधा नहीं गया। यही जो मुड़ा हुआ जो भाग है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, अपवर्तनांक। ये जो है अपवर्तनांक है, और ये जो है आई है, ठीक है। ये यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये आई, हम इसी को मानेंगे, और ये जो है आर है, ठीक है जी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं, जिसको हम म्यू में डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक को हम किस में डिनोट करते हैं, म्यू में डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सारी चीजें समझ में आ रही है। हाँ चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। 1 सेकेंड दोस्तों, मैंने क्या किया, 1 सेकेंड रुकना, ये पढ़ लिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मुझे बताना था, मैं थोड़ा सा, अब देखना, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं पीछे आ गया हूँ, क्योंकि दाब में मैंने कुछ बताया नहीं, फिर ये छूट जाएगा। दाब का मतलब मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। और वायुमंडलीय दाब,
वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब हम किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से मापते हैं। किसे? बैरोमीटर से मापते हैं। अब ध्यान देना, बैरोमीटर से मापते हैं। देखो कभी कभी क्या होगा ना कि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है हम उसको कैसे समझते हैं, ये समझिए कि बैरोमीटर का अगर पाठ्यांक अगर एकाएक नीचे गिर गया, जैसे आप प्यार में हो, एक बैग आपका प्यार टूट गया, तो क्या होगा भाई? जिंदगी में आंधी तूफान आ जाएगा ना, तो आंधी तूफान आ जाता है बैरोमीटर का अगर पाठ्यांक अगर नीचे गिर जाए तो। अगर आपका प्यार अगर धीरे धीरे अगर गिरता है ना, गाना गाते हुए बरसात के मौसम में, है ना, ऐसे, तो फिर क्या होगा? तो फिर बारिश आएगी। अगर धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा? बारिश आएगी। अगर मान के चलो कि उसका पाठ्यांक ऊपर चढ़ रहा है, मतलब आपका प्यार का लेवल अगर बढ़ रहा है, तब आपकी जिंदगी में सुख शांति रहेगी, है ना, मौसम साफ रहेगा। चल समझना इसको, यही बात बतानी थी थोड़ी सी, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता देता हूँ, याद आया थोड़ा। चलिए अब आ जाते हैं वहां पे। यहां तक तो हो गया ना, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल हमने पढ़ लिया था। हाँ, यहाँ पे भी हमने कर लिया। अब हम दर्पण आते हैं। अच्छा, दर्पण और लेंस में क्या अंतर होता है? तो देखो, एक शीशा जो होता है, अगर शीशे के दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं तो वो लेंस है। जैसे कि मैं जो पहना हूं ये एक लेंस है, इसको हम दोनों तरफ से देख सकते हैं। लेकिन जो दर्पण होता है, जैसे आप मिरर को देख लो, आईना को, उसमें एक तरफ से पेंट कर दिया जाता है, आप एक ही तरफ से उसमें देख सकते हैं, तो वो क्या है? वो है दर्पण। वो तीन प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। मतलब आप जिस तरह से करोगे वैसे करेगा। कभी कभी देखना, मर्द फिल्म देखे हो आप, मर्द में जो है अमिताभ बच्चन ऐसे करता है, ओह, तो उधर से वो भी करता है ना, वो ऐसे करेगा तो वो भी ऐसे करेगा। ठीक है, समझना बात को। तो समतल दर्पण में क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, क्योंकि वो बराबर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि समतल दर्पण में कभी भी जो प्रतिबिंब है, अगर दो समतल दर्पण के अगर बीच में कोई वस्तु को हम रख दें और दो समतल दर्पण ऐसे लगा दें, जैसे आप सैलून वगैरह में जाते होंगे तो देखते होंगे, तो आपके बहुत सारे प्रतिबिंब बन जाते हैं, है ना। तो देखिए क्या होता है, वो भी जो है 360 बटा थीटा पे वो डिपेंड करेगा। 360 बटा थीटा। अगर मान के चलो आप 90 डिग्री के एंगल पर कोई भी चीज को अगर रख देते हो, जैसे कि कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे, तो कितना प्रतिबिंब बनना चाहिए? 4 प्रतिबिंब बनना चाहिए। जी नहीं, अगर कभी भी इवन नंबर अगर आ जाए तो इसमें से आपको माइनस कर देना है 1 और इसका प्रतिबिंब 3 ही बनेगा। ठीक है, इवन नहीं आएगा कभी भी। अगर मान के चलो कि कुछ क्या ले लूं भाई, 18 36 है ना, 120 डिग्री एंगल पे अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे 360 बटा थीटा करें तो 120 डिग्री पे अगर रख दिया जाए तो 3 आ जाएगा, है ना। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3। तो वो सही है, वहां पे आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ऑड नंबर आया है। यहाँ पे देखें तो ये इवन नंबर आया था ना, तो इसलिए हमें इसमें 1 माइनस करना पड़ा। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम देखें अवतल दर्पण को, तो इसमें वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना। इसलिए तो दाढ़ी बनाने वाले जो मिरर होते हैं वहां पे हमें बड़ा बड़ा चीज देखना होता है, तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, है ना। किसका? जो डॉक्टर लोग जो टॉर्च वगैरह जो यूज करते हैं ना, उसमें भी क्या होता है? अवतल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें देखनी होती है, आंख का, नाक का, है ना, कान का। तो ये जो छोटी छोटी चीजें देखने वाली होती है, वहां पे हम क्या लगाते हैं? तो अवतल दर्पण लगाते हैं। क्योंकि देखो ये बड़ा वाला है, अवतल के लिखते हैं तो बड़ा होता है, तो ये जो है बड़ी प्रतिबिंब बनाती है, और इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। अगर आप इंग्लिश में भी लिखोगे ना तो भी बड़ा लिखाएगा। मैं लिख देता हूं, अवतल दर्पण को क्या लिखते हैं, यहां पे लिख दूं, कॉनकेव। और उत्तल दर्पण को क्या लिखते हैं? कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये देखो, ये छोटा नाम, ये बड़ा नाम। बड़ा नाम वाला बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा नाम वाला छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि हमें छोटी, जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, पीछे से कौन क्या आ रहा है अगर उसको देखना है, और तो उसको तो छोटा हमें देखना होता है ना, तो हम क्या करते हैं? गाड़ी के साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, आगे आइए। लेंस हम देखें तो आवर्धन, चश्मा में लेंस का प्रयोग होता है, कैमरा में भी लेंस का प्रयोग होता है। किसका? लेंस का। अगर आप देखें तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? एक सेकेंड, मायोपिया, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? हमें जो है निकट की वस्तु साफ दिखती है। क्या होती है? निकट की वस्तु साफ दिखती है, इसलिए हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दर्पण का नहीं, अवतल लेंस का। ठीक है, अगर हम देखें तो हाइपरमेट्रोपिया,
हाइपरमेट्रोपिया, मतलब कि ये जो है दूरदृष्टि दोष इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष इसको बोलते हैं। अगर दूरदृष्टि दोष को अगर दूर करना है तो कॉन्वेक्स लेंस आपको लगाना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस कहने का मतलब है उत्तल लेंस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे चले। यहां तक हो गया था क्या? एक सेकंड रुकना, सारी चीजें करवा दी थी इसमें। अच्छा, इंद्रधनुष के बारे में थोड़ा सा बताना है तो इसके बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले जानिए कि इंद्रधनुष जो है वो बरसात के मौसम में तो बनते ही है। थोड़ा सा टाइम अगर ज्यादा हो तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा और बचा हुआ है। प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपन का ये सबसे बढ़िया उदाहरण है और ये बरसात के मौसम में बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताता हूँ विबग्योर के बारे में। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, एक सेकंड। विबग्योर, इसको भी आप समझो। सबसे पहले देखिए कि ये बैगनी रंग है और ये रेड रंग है। यहाँ से काफी ज्यादा प्रश्न बन जाते हैं, है ना। सबसे देखिए कि तरंगदैर्ध्य अगर किसका कम होता है तो इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका होता है? तो ये होता है बैगनी रंग का। ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये आप समझना। अगर पूछे प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलाव। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलाव। तो सबसे ज्यादा फैलाव किसका होगा? सबसे ज्यादा फैलेगा ये, है ना, प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन का मतलब मैंने बताया फैलाव। और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सबसे कम इसका प्रकीर्णन होता है। और जिसका फैलाव कम होगा जिस रंग का, वो ज्यादा दूर तक आपको दिखाई देगा, है ना। इसलिए तो देखते हो जो सिग्नल लाइट होता है उसमें लाल रंग का यूज होता है ना। तो इसीलिए तो इस लाल रंग का इसलिए यूज होता है ताकि वो बहुत दूर से ही दिख जाए, क्योंकि उसका फैलाव कम हो रहा है। जैसे आप टॉर्च का अगर यूज करते हो, अगर वो कम फैलता है तो वो बहुत दूर तक जाता है ना। और अगर वो बहुत ज्यादा फैल जाता है तो वो कम दूर पे जाएगा। अब देखना इस चीज को। तो तरंगदैर्ध्य जो है लाल रंग का सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। प्रकीर्णन की बात करें तो बैगनी का सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है। ठीक है, आगे चलें। विद्युत एवं चुंबकत्व में देखें तो ओम का नियम क्या बोलता है कि V इज इक्वल टू आई आर। V का मतलब क्या है? तो वोल्ट। V का मतलब क्या होता है? वोल्टेज। और I का मतलब क्या होता है? करेंट। और R का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज अगर ज्ञात करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो करेंट और रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ओम का नियम ये बोलता है। और ओम तो आप जानते ही हैं, इस तरह से लिखा जाता है ना, ओम। चलो, विद्युत शक्ति जो होता है वो वोल्ट गुने आई, है ना, वोल्टेज गुने करंट, इससे हम विद्युत शक्ति हम निकालते हैं। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है ना। जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता या घटाता। अच्छा, ट्रांसफार्मर का जो यूज होता है वो किस लिए होता है? वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने में। मान के चलो कि 11,000 वाट का कोई लाइन आया यहाँ पे और ये डायरेक्ट आपके घर में चला जाए, तो क्या आपके जो एसी पंखा जो भी है, बल्ब जो भी है, क्या ये 11,000 वोल्टेज क्या ये सहन कर पाएगा? जी नहीं, ब्लास्ट कर जाएगा, है ना, आग लग जाएगी। तो इसलिए बीच में लगाया जाता है यहाँ पे ट्रांसफार्मर, और ये वोल्टेज को कम करके सबके घरों में क्या करती है? भेज देती है। ठीक है जी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आप देख लेना थोड़ा। आधुनिक भौतिकी की बात करें तो परमाणु मॉडल जो है वो थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर ने दिया था। ठीक है जी। रेडियोधर्मिता में अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण जो है वो होते हैं। तो और गामा किरण की जो वेधन क्षमता है वो सबसे अधिक होती है, ये आप ध्यान रखना। अगर हम अर्धायु की बात करें तो किसी रेडियोधर्मी तत्व का 50% अगर क्षय होने वाला है, नष्ट होने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं अर्धायु। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? तो परमाणु बम और परमाणु ऊर्जा जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर हम नाभिकीय संलयन की बात करें तो सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही सूर्य में ऊर्जा प्राप्त होती है। लेजर का बात करें तो इसका फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन जो है वो लेजर का क्या है? फुल फॉर्म है। और लेजर का प्रयोग जो है वो नाविक जो है वो क्या करते हैं? समुद्र में नाव चलाने के लिए क्या करते हैं? एक्सरे जो है वो चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक्सरे का उपयोग किसमें किया जाता है? चिकित्सा में किया जाता है। विद्युत धारा का तो ऐसा ही मतलब मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कुछ भौतिकी के आविष्कार देख लें तो बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया। विद्युत बल्ब जो है
जो कि प्रायोगिक है, जोसेफ स्वान ने किया था। एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉन्जन ने की थी। गामा किरण की खोज जो है वो पॉल विलार्ड ने किया था, लेकिन नामकरण किसने दिया था? रदरफोर्ड। परावैंगिक किरण की खोज रिटर ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन। अच्छा, ये एक चीज आप ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला, ईट पर नाच, ईट पर नाच, इससे हो गया इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन। देखो इलेक्ट्रॉन थॉमसन, ठीक है। पा से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया भाई चलो कोई बात नहीं, ये गोल्डस्टीन है। देखो क्या है ना कि रदरफोर्ड भी कभी कभी प्रोटॉन पे आपको दे दिया जाता है, और वो प्रोटॉन से वो भी संबंधित है, ठीक है। लेकिन ये है गोल्डस्टीन, आप ध्यान रखना, ये यहाँ पे ट्रिक फेल कर रहा है ना न्यूट्रॉन अगर देखें तो चैडविक, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक, ये वाला आप ध्यान रखना। यहाँ पे आप बस क्लियर कर लेना कि ये गोल्डस्टीन है। हालांकि कभी कभी आपको ऑप्शन में रदरफोर्ड भी मिल जाता है। आगे आइए, रेडियो की खोज मार्कोनी, विद्युत मोटर की खोज फैराडे ने की थी, टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी, और ट्रांसफार्मर की माइकल फैराडे ने की थी। स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी जो है वो उसकी शाखाएं कौन कौन सी है, उसके ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो आप जानिए कि बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में जानते हैं, मतलब कि जीवन के बारे में नॉलेज लेते हैं। सबसे पहले जानिए वनस्पति विज्ञान, जिसको बॉटनी बोलते हैं, और थियोप्रेटस इसके क्या हैं, तो इसके जनक माने जाते हैं। पौधों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। प्राणी विज्ञान मतलब जूलॉजी, इसमें हम जानवरों का अध्ययन करते हैं। मानव जीव विज्ञान में हम क्या करते हैं, तो मानव शरीर का अध्ययन करते हैं। और पर्यावरण विज्ञान में हम क्या करते हैं, जीव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, वो सारी चीजें हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सारी चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम क्या करते हैं, तो सूक्ष्म जीव जो है जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, वायरस, है ना, ये सारी चीजें। आनुवांशिकी में हम क्या करते हैं, वंशागति के नियम का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण खोज है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कोशिका का चित्र लगा हुआ होगा। तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो रॉबर्ट हुक ने किया था, और 1665 में इन्होंने खोज की थी, किसकी? कोशिका की। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका किसकी होती है, तो तंत्रिका, सॉरी, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, यहाँ पे गड़बड़ है भाई, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, यहां से है आपका आंसर, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है वो सबसे लंबी होती है। अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा की होती है। कोशिका का द्वारपाल किसे कहा जाता है, तो कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। हम अभी आपको समझाएंगे सारी चीजें, ठीक है। कोशिका का डायरेक्टर किसको कहते हैं, तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को कहा जाता है। उसके बाद केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है, हरित लवक को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। किसने? अल्टमैन ने, लेकिन नाम दिया था सी बेंडा ने। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको एक जंतु कोशिका दिख रहा है, जो कि गोल्जी काय होता है इसमें। कोशिका झिल्ली ये जो यहाँ पे होता है, ठीक है। तारकाय जिसकी खोज बोवेरी ने की थी, तारकाय यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद लाइसोसोम यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये लाइसोसोम है। और राइबोसोम जो है वो छोटे छोटे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे बहुत सारे, ठीक है, ये राइबोसोम्स हैं। फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। उसके बाद यहाँ पे देखें तो अंतःस्रावी जालिका आपको यहाँ पे दिखेगा, ये जालिका है। कोशिका द्रव जो है इसमें भरा होता है ना, कि कौन सा? कोशिका द्रव, ठीक है। आधारभूत जो है, जीवन की आधारभूत चीजें हैं वो। उसके बाद केंद्रक जो होता है वो बीच में होता है यहाँ पे। उसके बाद केंद्रीय झिल्ली होता है यहाँ पे, केंद्रीय झिल्ली, ठीक है जी। उसके बाद देखें तो गोल्जी काय, तो ये मैंने बता ही दिया, ये जो है ये गोल्जी काय है। तो चलिए आगे और चलेंगे, इसको देखिएगा। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी दुबे ने की थी। जीव विज्ञान, जीव का आधारभूत इकाई किसको कहा जाता है, कोशिका को ही कहा जाता है। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। कोशिकांग, कोशिकांग देखें, सेल ऑर्गेनिज, इसके बारे में पढ़ें। उसके बाद नाभिक देखें तो न्यूक्लियस इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, और जिसमें हम डीएनए, आरएनए, है ना, आरएनए संग्राहक। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम ऊर्जा का घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ, सॉरी हाँ, पावर हाउस कहते हैं उसको। एटीपी उत्पादन में ये काम करता है। क्लोरोप्लास्ट देखें तो प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद राइबोसोम देखें तो प्रोटीन संश्लेषण काम है इसका।
लाइसोसोम का क्या काम है? लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। ठीक है। गोल्जी जो तंत्र है श्रवण और पैकिंग में मदद करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है ये पूरी डिटेल क्लास नहीं है, एक क्विक रिवीजन है, तो हर चीज मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है। अब देखिए मानव शरीर के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे ब्रेन, उसके बाद जो है, अच्छा ये तो आपको पता है ही भाई, तो इसमें क्या बताना है ना। सबसे पहले देखिए पहली बार पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो पाचन तंत्र, उसके बाद श्वसन तंत्र के बारे में जानकारी लेंगे। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजों का जानकारी लेते चलेंगे। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख से शुरुआत होती है। कहाँ से? मुख से। और मुख में जो है वो लार पाया जाता है, जिसको सैलिवा भी बोला जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। इसी को एमाइलेज बोला जाता है। ठीक है। पाचन पूर्ण कहाँ पे होता है, तो छोटे आंत में पूर्ण हो जाता है। आगे हम समझाएंगे डायग्राम से आपको। पाचन रस जो है लार होता है, लार रस, गैस्ट्रिक रस, अग्नाशय रस जो कि आपको अग्नाशय से निकलती है, आंत रस, ये सारी चीजें क्या है, तो पाचक रस हैं, पाचक रस हैं। श्वसन तंत्र के बारे में बात करें तो श्वसन अंग कौन सा होता है, तो फेफड़ा। श्वसन की इकाई क्या है, तो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ये आप ध्यान रखना। सामान्य श्वसन दर जो होता है वो 16 से 18 बार प्रति मिनट होता है, मतलब 1 मिनट में 16 से 18 बार हम श्वसन करते हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, मतलब कि आरबीसी, ये जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायक होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, वो रोग जो प्रतिरक्षा जो है वो हमें बचाता है, मतलब शरीर को रोगों से बचाता है। कौन? तो डब्ल्यूबीसी। ठीक है। इसका जीवन काल जो है वो 3 से 5 दिन होता है, जबकि आरबीसी का जो जीवन काल है वो 100 से 120 दिन का होता है, ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन द्वारा जो है वो, हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो रक्त का रंग क्या होता है, तो लाल होता है। आइए थोड़ा सा और जानते हैं परिसंचरण तंत्र, इसके बाद हम रक्त के बारे में आपको डिटेल बताने वाले हैं। परिसंचरण तंत्र देखें तो मानव हृदय में टोटल कितने होते हैं, 4 कक्षीय हृदय होता है मानव का। रक्त का रंग जो है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त समूह की खोज जो किसने की थी, तो कार्ल लैंड-स्टीनर ने की थी। किसने? कार्ल लैंड-स्टीनर ने। अब बताना कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, जब रक्त को पढ़ेंगे। रक्त समूह कौन कौन से होते हैं, तो ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है जी। आपको तो पता होगा ही कि सर्वग्राही और सर्वदाता कौन होते हैं, आगे वो भी हम आपको बताएंगे जब रक्त पढ़ेंगे। रक्तचाप देखिए, रक्तचाप 120/80 होता है। स्नायु तंत्र की बात करें तो तंत्रिका तंत्र का आधार कौन होता है, तो न्यूरॉन होते हैं। कौन? न्यूरॉन। मस्तिष्क के बाहर कौन कौन होते हैं, तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का काम क्या होता है, सोचना, स्मृति, यादाश्त रखना। मध्य मस्तिष्क का क्या काम होता है, तो दृष्टि, है ना, दृष्टि से संबंधित है ये चीज। पश्च मस्तिष्क के बारे में बात करें तो चलना, संतुलन बनाना, ये सारी जो चीजें हैं वो पश्च मस्तिष्क का काम है। उसके बाद हम प्रजनन तंत्र की बात करें तो पुरुषों में जो है वो शुक्राणु के माध्यम से प्रजनन होता है, जिसको आप टेस्टिस बोलते हैं। महिलाओं में क्या होता है, अंडाणु के माध्यम से होता है, जिसको आप ओवरी बोलते हैं। गर्भावधि कितने दिन का होता है, तो 9 महीने का होता है। और अगर बच्चा की बात करें तो वो पोषण कहाँ से प्राप्त करता है, तो वो माँ से पोषण प्राप्त करता है। और किसके द्वारा, तो प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। देखिए यहाँ पे आप समझिएगा सारी चीजें। सबसे पहले देखिए कि हमने क्या किया, पाचन मुख से आरंभ किया। कहाँ से? मुख से आरंभ किया। और मुख में जो पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, है ना, जिसको आप एमाइलेज भी बोलते हैं, वो क्या होता है, भोजन में पूरा मिलाता है। मिलाने का काम कौन करता है, तो जीभ करता है ना, उसको अच्छे से मिलाता है। और मिलाने के बाद वो ये जो नली आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं ग्रास नली। ये आमाशय तक भोजन को लेके जाता है, मतलब कि पेट तक लेके चला जाता है। सबसे पहले आप देखिए ये पित्ताशय में पहुंचता है तो वसा का इमल्सीकरण वहां पे होता है, और पीत का भंडारण भी पित्ताशय में होता है। कहाँ पे होता है, पित्ताशय में पीत का भंडारण होता है, वसा का इमल्सीकरण होता है। उसके बाद हम देखें अमाशय में क्या होता है। अमाशय में जब भोजन जाता है तो वहां से अमाशय क्या करती है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो रिलीज करती है, और वो भोजन में क्या होता है, मिक्सिंग होता है। वहीं पे एक और एंजाइम पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेप्सिन का क्या कार्य है, तो ये प्रोटीन को पचाने में कार्य करता है ना, सहायक है। ये प्रोटीन को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक है, पेप्सिन। उसके बाद देखें तो अग्नाशय में अग्नाशयी रस भी निकलती है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण। ये आपको बड़ी आंत दिख रहा है। उसके बाद जब छोटी आंत में, लास्ट में जब कहाँ जाता है भोजन, अंतिम रूप से तो छोटी आंत में जाता है ना,
तो छोटी आंत में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, वसा का पाचन भी यहीं पे होता है, प्रोटीन का भी पाचन यहीं होता है, और पचे हुए पोषक पदार्थ का अवशोषण भी यहीं पे होता है। जो भी भोजन आप खाते हो उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज लवण हो गया, है ना, वसा हो गया, ये सारी जो चीजें हैं उसका अवशोषण कौन करता है, छोटी आंत कर लेती है। अगर देखें यकृत की अगर बात करें तो ये पीत का उत्पादन करता है। पीत का उत्पादन कहाँ पे होता है, यकृत का, लेकिन पीत का भंडारण कहाँ होता है, पित्ताशय में, ध्यान रखेंगे। और देखें तो यूरिया का संश्लेषण भी कहाँ पे होता है, यकृत में ही होता है। एल्कोहल का निरावीशन भी यहीं पे होता है। अगर ये देखो लास्ट में आपको एक छोटा सा अंग दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, जो कि एक अवशेषी अंग है, उसका कोई कार्य नहीं है। कभी कभी ये बढ़ जाता है तो आपको देखे होंगे तो बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद जो है वो गुद्दा के माध्यम से जो है भोजन का जो अवशेष है वो बाहर निकल जाता है। चलिए ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। ये जरूर याद रखना, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम है, और पेट में जो है HCl पाया जाता है, जो कि एक अम्लीय प्रवृत्ति का होता है ना, भोजन को पचाने में सहायक है। आ गया ये। रक्त की बात कर रहे हैं अब हम, ब्लड, किसकी, ब्लड की। तो रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, पीछे देखा हमने कार्ल लैंडस्टीनर, जिनका जन्म जो है 14 जून 1886 को हुआ था। और आपको पता है कि विश्व रक्तदान दिवस जो है इसीलिए मनाया जाता है, कब, 14 जून को। कब मनाया जाता है, 14 जून को। 1930 में उन्हें फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में क्या दिया गया था, तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सर्वदाता, सर्वदाता का मतलब जो हर किसी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो माइनस होता है, वो निगेटिव। अगर हम देखें सर्वग्राही, जो कि हर किसी से एक्सेप्ट कर सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, वो होता है AB पॉजिटिव। ठीक है। रक्त जो है वो एक संयोजी ऊतक है। रक्त का pH वैल्यू 7.4 होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय, एसिडिक। अगर देखें रक्त के अध्ययन को हम बोलते हैं हिमेटोलॉजी। आप ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, हिमेटोलॉजी। रक्त दाब जो है स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं। कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, बार बार पूछा जाता है। तो अगर विटामिन पूछा जाए तो विटामिन के। लेकिन अगर पूछा जाए कि रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन कौन सा है, अगर विटामिन पूछा जाए तो तब तो विटामिन के होगा, लेकिन अगर प्रोटीन पूछा जाए तो फाइब्रिनोजेन होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कि किसकी उपस्थिति के कारण जो है शरीर के अंदर रक्त नहीं जम पाता है, तो वो है हिपैरिन नामक प्रोटीन। कौन, हिपैरिन जो एक प्रोटीन है वो हमारे शरीर के अंदर होता है, और इसी के कारण जो है वो रक्त शरीर के अंदर नहीं जम पाता। अगर रक्त अगर शरीर के अंदर अगर जम जाएगा तो ब्रेन हेमरेज वगैरह सारी चीजें हो सकती हैं, वो नुकसानदेह हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो रोकता कौन है, हिपैरिन। अगर यहाँ पे देखें पौधों में जीवन की क्रियाएं, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल H2O, CO2 और जल मिलते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो उसका निर्माण हो जाता है। पौधे जो है वो CO2 को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। पौधे में खाद्य संग्रहण जो है स्टार्च के रूप में होता है, और पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। देखिए जो चीजें पूछी जाती है वही चीज मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरे हम पौधे के बारे में पढ़ने लग जाए कि उसके लिए पौधे बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है ना, मिट्टी जरूरत होता है, जल की आवश्यकता होती है, मतलब ये सारी चीजें जो है आप पढ़ चुके हैं। भोजन का परिवहन जो है वो फ्लोएम के माध्यम से होता है। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना, है ना। अगर जल है तो जल, जाइलम, जल अगर आप बोलते हो तो जल, इसमें भी जल वाला आता है ना, जाइलम, जैसे जल जैसे जाइलम। भोजन का तो फ्लोएम। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो जड़ों के द्वारा जो है अवशोषण किया जाता है जल का। किसका, जड़ जो है वो जल का अवशोषण करते हैं, और ये तने के माध्यम से कहाँ चले जाते हैं, पौधे के हर भाग में चला जाता है, और पत्तियों के छिद्र से जो है वो जलवाष्प बनकर ये क्या करते हैं, ये निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी तो है जो कि इसको गर्म करेगा, जलवाष्प बन के ये निकलेगा। आगे चलिए, अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स की बात करें तो जनक इसके बोले जाते हैं ग्रेगर मेंडल को, जिन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। किसका, मटर के पौधे का प्रयोग किया था। और वंशागति के जो नियम है वो प्रमुखता का नियम या फिर स्वतंत्र वर्गीकरण भी इसको बोल सकते हैं। डीएनए जो है वंशागति का वाहक बोला जाता है, किसको, डीएनए को, यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक राइबो एसिड को। अगर बात करें
क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? तो मानव में जो है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अगर जोड़ा पूछा जाए तो 23 जोड़े होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे आपको क्रोमोसोम दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जो है वो न्यूक्लियस है, मतलब कि केंद्रक है, जो कि सेल के अंदर है। सेल के अंदर कौन है? कोशिका के अंदर क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है। और उसके बाद जो है इसी में जाता है क्या? तो ये क्रोमोसोम जाता है। और ये जो है आप जैसे देख रहे हो द्विकुंडलित मॉडल है ना, वाटसन और क्रिक वाला, तो ये जो है ना, ये है डीएनए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सूक्ष्म जीव एवं रोग देखते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं काफी ज्यादा। तो बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं? तो टीबी होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है, और भी बहुत सारे होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। वायरस से कौन कौन से होते हैं? तो एड्स होते हैं, HIV वायरस से। उसके बाद पोलियो होता है, खसरा होता है, कोविड-19 जो अभी आया हुआ था वो भी वायरस का ही प्रकोप था। फफूंद से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो दाद और खुजली। परजीवी से रोग होते हैं कौन कौन से? तो मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। अगर फाइलेरिया की बात करें तो सूत्रकृमि के द्वारा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सूक्ष्म जीव किस किस प्रकार के होते हैं, जो कि नग्न आंखों से आप देख भी नहीं पाओगे। आप यहाँ पे देखो कि एक कांटा वाला जो है वो एक आपको चम्मच दिखाई दे रहा होगा। अब ये यहाँ पे देखिए कि चम्मच पे भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव है जो कि हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, है ना। यहाँ पे देखें तो पौधे, ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे फल दिख रहे होंगे, है ना। ये फलों में भी रोग हो जाते हैं, है ना। जो फसलें होती है उसमें भी रोग होता है। तो किस कारण, किस तत्व के कमी के कारण होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर जस्ता की बात करें तो जस्ता की कमी से आम एवं बैगन में लिटिल लीफ नामक रोग हो जाता है। धान में जो है वो खैरा नामक रोग हो जाता है। मक्का में व्हाइट बर्ड नामक रोग हो जाता है, किसकी कमी से? जस्ता की कमी से। अगर तांबा की कमी से बात करें तो नींबू में डायबक नामक रोग हो जाता है और लिटिल लीफ नामक रोग हो जाता है। बोरॉन की कमी से क्या होता है? फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग हो जाता है। चुकंदर में हटरॉट रोग हो जाता है। उसके बाद आंवले में निक्रोसिस रोग हो जाता है, किसके कमी के कारण? तो बोरॉन की कमी के कारण। मैग्नीज के कारण आप एक चीज याद रखना, मटर में मार्स रोग हो जाता है और शलजम में वाटर कोर रोग होता है। पोटेशियम की कमी से लीची में पत्तियों का जलना जो रोग हो जाता है, लीची के जो पत्ती हैं वो क्या हो जाते हैं? जलने लगते हैं। कैल्शियम की कमी से गाजर में कोटर स्पॉट रोग होता है। ऑक्सीजन की कमी से आलू का ब्लैक हट रोग हो जाता है, मतलब आलू में जो है वो काले काले आपको दिखने लग जाएंगे अंदर। आगे आइए, अब हम कुछ पिगमेंट देख लेते हैं। जब हम फल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबका आपको कलर अलग अलग दिख रहा होगा। वो क्यों कलर अलग अलग है, किसकी उपस्थिति के कारण अलग अलग है, वो जानते हैं। तो गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। पपीता में पीला रंग जो होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है। दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। सेब का जो लाल रंग है वो एंथोसाइमिन के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। आलू का हरा रंग होता है किसके कारण? सेलानिन के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है किसी कारण? तो लाइकोपीन के कारण, ठीक है, पका हुआ टमाटर। आंवले में कसैलेपन होता है टैनिन के कारण। और मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। खीरे में कड़वाहट जो है वो कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण होता है। और मिर्च का जो तीखापन, अच्छा ये तो बता दिया, कैप्सेसिन, है ना। चलिए, तो ये आपने देख लिया कि हर फल जो होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं। वो किस कारण वो रंग होता है, किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण, वो है यहाँ पे हमने जाना है। ये देखिए, तो विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए जो कि दृष्टि दृष्टि से संबंधित है, इसकी कमी से जो है वो रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन B1, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है ना। और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी क्या करता है? तो रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। अगर कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी जो है वो हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। अगर कमी हो जाएगा तो रिकेट्स हो जाते हैं। कौन से रोग? रिकेट्स रोग हो जाते हैं। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमता है इसके कारण, है ना। रक्त का थक्का जमाने में ये मदद करता है विटामिन के। हमने गलत बोल दिया। ये जो विटामिन के है, जब कहीं पे आपको कटता है तो ब्लड कैसे रुकेगा? जब वो ब्लड वहां पे जम जाएगा। तो जमाने में कौन सा आएगा? विटामिन के। देखिए यहाँ पे एक चीज छूट गया है, एक चीज आप याद रखना, एक सेकेंड। मैंने यहाँ पे केमिकल नेम नहीं आप लोगों को लिखे हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी है, ऐसे याद रखना है। जो है ये साइलेंट है। र से रेटिनॉल, र से रेटिनॉल, ये है विटामिन ए का। था से थायमिन, ये है विटामिन बी का।
उसके बाद ए से स्कॉर्बिक अम्ल, ये है विटामिन सी के लिए। क से कैल्सीफेरॉल, ये है विटामिन डी का साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नेम। ट से टोकोफेरॉल, ये जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगर इसको देखें, फ से फिलोक्विनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगर यहां से देखें तो ई यहाँ पे नहीं लिखा है ना, तो ई की कमी के कारण जो है वो जनन शक्ति कम हो जाता है, रिप्रोडक्टिव जो पावर है वो कम हो जाता है। ठीक है जी। अगर और बात करें तो विटामिन B12 भी एक होता है जिसको हम साइनोकोबालामिन बोलते हैं, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। विटामिन B6 जो है वो पायरिडॉक्सिन होता है, यहाँ पे तो लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, पायरिडॉक्सिन। B7 को हम बायोटिन बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शरीर में जो है आपको बहुत सारी जो विटामिन हैं उसकी जरूरत होती है, जैसे कि आपको B12 भी जरूरत है, B6 भी जरूरत है, B5 जरूरत है, B7 जरूरत है, आपको जो है B2 भी जरूरत है, विटामिन ई की जरूरत है, ए की जरूरत है। तो हर जो विटामिन है वो हमारे शरीर को जरूरत होता है। आपने सुना होगा, पहले पढ़ा भी होगा बैलेंस डाइट के बारे में। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? हमें भोजन उस तरीके करने के चाहिए जिसमें प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, खनिज लवण भी हो, वसा भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, मतलब सभी चीजों का मिलावट हमें जितना चाहिए उस अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। वही तो है बैलेंस डाइट। अगर देखें जैव प्रौद्योगिकी को, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले देखें क्लोनिंग इसमें क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो अलग अलग पौधे के जो डीएनए वगैरह होते हैं उसको मिला मिला करके नए नए पौधे का विकास करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्लोनिंग हो रहा है ना। तो क्लोनिंग सबसे पहले हुआ था डॉली नामक भेड़ का 1996 में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसकी खोज डॉक्टर लालजी सिंह ने की थी। अब बताना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो संस्थान है वो कहाँ पे है। ठीक है। ये देखो, टिश्यू कल्चर जो है पौधे की कृत्रिम वृद्धि में सहायक होता है। अब यहाँ पे देखना, आईवीएफ। आईवीएफ का नाम आप बहुत बार सुनते होंगे, टीवी पे प्रचार भी आता है आईवीएफ का। इंदिरा आईवीएफ सुना है ना? हाँ, वही होता है शायद। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इसमें क्या होता है? अब जान ही रहे, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसमें मतलब कि जिसकी मतलब संतान वगैरह नहीं होती ना, उसके लिए आईवीएफ जो है वो काफी फायदेमंद होता है। ये देखिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी देखें तो पर्यावरण जो है, प्रदूषण कौन कौन से होते हैं? तो वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। वैसे तो प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण मुख्य है। ठीक है। आपने देखा होगा कि हमें जो है सोने का अधिकार भी दिया गया है, आर्टिकल 21 यानी कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी भी उसमें दिया गया है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो उसमें जो है रात को सोने का अधिकार है। तो आपने देखा होगा कि डीजे वगैरह पर जो है वो शहरों में रोक होती है इसी कारण, ताकि लोग सो पाएं। और ज्यादा डीजे वगैरह बजाने से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। जल प्रदूषण जो है वो जल में आपने देखा कि गंगा नदी को सफाई के लिए, है ना, नमामि गंगे मिशन चलाया गया। उसमें इतने खर्च किए गए, क्यों? ताकि जल जो है वो उसको प्रदूषित होने से बचाया जा सके। वायु प्रदूषण के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, है ना। तो और देखिए, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, और उसके बाद N2O। अच्छा, N2O से जो है इसको हाथ से गैस भी बोलते हैं, हंसाने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम उसको कवर करेंगे। ओजोन छिद्र जो है वो CFC गैस के माध्यम से होता है। CFC ओजोन छिद्र जो है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक जो गैस है वो, जो कि गाड़ी मोटरों से निकलते हैं। जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है वो हिमालय है, इंडो बर्मा है और इंडो मलय है। यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो जैव विविधताएं पाई जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी पे आपको जाकर के यहाँ पे हमारा प्यारा भारत मिल जाता है, इधर अमेरिका मिल जाता है ना। यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका वगैरह मिल जाते हैं, इस साइड ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि पूरे जो है 7 कंटिनेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है पौधे, यही तो है ना पर्यावरण। पर्यावरण को देखिए, पर्यावरण कितना शुद्ध लग रहा है यहाँ पे। तो इस तरह का हमें पर्यावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आगे आइए, हम अगर देखें तो पीएच वैल्यू से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी हम जल्दी से देखते हैं। समुद्री जल का पीएच वैल्यू होता है 8.4, जो कि क्या होता है? क्षारीय होगा। आप एक चीज याद रखो कि अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय है। ठीक है। अगर 7 है तो वो उदासीन है। क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन है। अगर 7 से कम है ना, 7 से क्या है? कम है, तो क्या होगा? वो अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। रक्त का पीएच वैल्यू 7.4, लार का 6.5, मतलब यहां से आपको अम्लीय शुरू हो गया। दूध का 6.4, मूत्र का 6, शराब का 2.8, सिरका का 2.4 और नींबू 2.2। ठीक है।
शराब सीड का नींबू आप याद रखना 2.2, 2.4, 2.8। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीएच स्केल की खोज जो है वो सोरेंसन ने की थी। 7 पर जो है वो न्यूट्रल होता है यहाँ पे, जो कि वाटर होता है। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। अगर आप वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर दौड़ाएंगे तो वहां पे नहीं दौड़ेगा, अगर शुद्ध जल होगा तो। अगर दूषित होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगता है। देखें तो मिल्क हो गया, ब्लैक कॉफी, टोबैको जूस, एप्पल जूस, लेमन जूस, गैस्ट्रिक, ठीक है। बैटरी जो एसिड होता है ये सारे एसिड हैं। क्यों? क्योंकि ये 7 से कम है। 7 से अगर अधिक हो जाए, जैसे कि अंडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, मिल्क और मैग्नीशिया हो गया, अमोनियम सॉल्यूशन हो गया, जो साबुन होते हैं, ब्लीचिंग होते हैं, ब्लीच देखे हैं ना जो पाउडर होता है, उसके बाद ड्रेन क्लीनर जो होता है, ये सब जो होते हैं वो एसिड, सॉरी, ये क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, मतलब कि क्षारीय होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। पीएच का जो फुल फॉर्म है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे देखें तो कुछ खोज हम देख लेते हैं। जिब्रेलिन्स की खोज कुर्वासोवा ने किया था। विटामिन की खोज फंक ने की थी 1911 में। एंटीजन की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, ये तो हम पीछे भी पढ़ चुके। क्लोरोफॉर्म हैरिसन एवं सिम्पसन। पोलियो वैक्सीन का खोज किया था जॉन ई साल्क ने। विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। अब देखो कितना जल्दी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। बैक्टीरिया जो है इसकी खोज लीवेनहॉक ने की थी। मलेरिया परजीवी एवं इसके चिकित्सा का खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने। इंसुलिन की खोज बैटिंग ने की थी। चेचक का टीका जो है एडवर्ड जेनर ने इसका खोज किया। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। ये तो अच्छा, इसके बारे में हमने नहीं देखा, हमने कोचका के बारे में देखा था। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और बीसीजी जो है यूरी कालमेट, बीसीजी यूरी कालमेट। अगर यहाँ पे देखें तो जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजी ने 1839 में। ध्यान रखेंगे, जीव द्रव के बारे में हमने वहां पे देखा था जब कोशिका पढ़ रहे थे। तो जीव सिद्धांत जो है वो डीएच मॉर्गन ने दिया था। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने, ये तो देखा था हमने। द्विनाम पद्धति के जनक किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस। कौन? कैरोलस लीनियस। इनकी एक पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका करके कुछ, ठीक है। उसमें इन्होंने द्विनाम पद्धति को क्या दिया था? पहली बार उसमें दिया था, है ना। हिस्टोरिका करते हैं, नेचुरल हिस्टोरिका, हमको पूरा याद नहीं आ रहा लेकिन है इसी तरीके से। अब बताना है कमेंट में कि उसका पूरा नाम क्या है, ठीक है, कमेंट कीजिएगा आप। अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था मेंडल ने, ये भी हमने पढ़ लिया मटर के पौधों पर। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत नियम किसने दिया था? तो लैमार्क ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, जिसको आप नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं? ये दिया था डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। तो यहाँ पे बहुत सारे हमने, जो भी आपको नहीं लग रहा होगा कि मैंने नहीं पढ़ाया, वो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल गई होंगी।